एप्लीकेशंस ऑफ सेल लाइन, या कहा जाए कि एनिमल सेल कल्चर की एप्लीकेशन। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है और मेनली इसकी जो एप्लीकेशंस है वो मेडिकल फील्ड में यूज़ की जाती है, जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन, वायरस का कल्टीवेशन करना और उसकी स्टडी करना, सेलुलर और माइक्रोबायोलॉजिकल या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल स्टडी करना, साथ ही कैंसर रिसर्च में इसका काम किया जाता है, जीन थेरेपी में किया जाता है, इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज़ में किया जाता है और कुछ अदर जो स्टडीज़ होती है उनमें इसका यूज़ किया जाता है। पहले ही हमने बात की थी कि एनिमल सेल कल्चर का यूज़ ट्यूमर सेल्स के ड्रग फॉर्मेशन के लिए, या ट्यूमर सेल फॉर्म हो रही है या नहीं, इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सारा जो भी एप्लीकेशन है वो मेनली मेडिकल बेस्ड होता है। वैक्सीन प्रोडक्शन में एनिमल सेल कल्चर का यूज़। सेल कल्चर द्वारा कई सारे वायरस को लार्ज अमाउंट में ग्रो कराया जा सकता है, जैसे कि पोलियो वायरस और ऐसे। तो इनसे उनकी वैक्सीन का बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि इससे आसानी से वायरस का कल्टीवेशन हो जाता है और उसका आइसोलेशन करना भी ईजी हो जाता है, और इनका लार्ज स्केल पर वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। कुछ स्पेशल डिसीज जैसे रेबीज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी और मीजल्स, इन सारे वैक्सीन का भी फॉर्मेशन सेल कल्चर द्वारा किया जा सकता है। इनको लाइव एनिमल में इंसर्ट कराकर भी वैक्सीन का प्रोडक्शन कराया जाता है, मतलब एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कराया जाता है। पहले वैक्सीन्स और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराने के लिए लाइव एनिमल्स का यूज़ किया जाता था, यानी कि वायरस को लाइव एनिमल में इंसर्ट किया जाता था और फिर उनमें एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हो रही है उनका आइसोलेशन करके एक लंबी प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है। पर अब सेल कल्चर के डेवलपमेंट के बाद ये चीज़ आसान हो गई है। आसानी से हम किसी भी सेल को ग्रो कराकर उसे इन्फेक्ट करा सकते हैं, साथ ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी करा सकते हैं। जैसे कि आपने हेड सिलेक्शन का नाम सुना होगा, उसका भी यूज़ एनिमल सेल कल्चर में ही किया जाता है, ताकि हमें प्रॉपर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की गई है उसका हम आइसोलेशन कर सकें। बहुत सारे ह्यूमन जो वायरस होते हैं उनकी वैक्सीन भी ऐसे ही सेल कल्चर में इंसर्ट कराकर ही की जाती है। साथ ही कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं उनके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। साथ ही जो मैलिग्नेंट टिश्यू होते हैं उसके बारे में, यानी कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। सेल कल्चर का दूसरा बेनिफिट है वायरस का कल्टीवेशन कराना और उसकी स्टडी करना। वायरस का कल्टीवेशन एक बहुत टफ प्रोसीजर है, पर जब से सेल कल्चर टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी है, इसका कल्चरेशन करना या हम बोले कि वायरस का कल्टीवेशन करना बहुत आसान हो गया है। साथ ही ये इकोनॉमिकली भी जो है ईजी हो गया है, और इसे हैंडल करना एनिमल सेल से ईजी होता है, क्योंकि एनिमल सेल में पर्टिकुलर पूरे ऑर्गन के डेवलपमेंट तक उसे ग्रो कराना होता है, पर वहीं वायरस एक यूनिसेलुलर होने की वजह से आसानी से ग्रो हो जाते हैं और अपने ज़्यादा नंबर में ग्रो होते हैं। उनकी स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। सेल कल्चर की अगली एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो वो होती है सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका यूज़। सेल कल्चर होने के बाद सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी में इसका यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि किसी भी सैंपल का यानी किसी सेल का मेटाबॉलिक स्टडी करना हो, उसके इफ़ेक्ट के बारे में पता करना हो, उसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, या उसमें एजिंग कितना हो रहा है, क्या कार्सिनोजेनिक है, क्या म्यूटेशन हो रहा है, इन सारी चीज़ों का पता लगाना सेलुलर बायोलॉजी का एक पार्ट है। साथ ही उसके जेनेटिकली चेंज होना या उसमें कोई एडवांस चेंज होना यदि हो रहा है तो वो सारा एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है। साथ ही सेल के मेजर और माइनर दोनों तरफ के कल्टीवेशन से उनके बारे में जो स्टडी हो रही है, जैसे उसकी रिप्रोडक्टिविटी के बारे में बात करना या क्लोनल सेल का फॉर्मेशन करना, ये सारी चीज़ें जो है एप्लीकेशन जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आती है। सेल कल्चर जो है एक मेजर टूल है जो कि मेडिकल बायोलॉजी में काम आता है, क्योंकि इससे ड्रग फॉर्मेशन या ड्रग सेंसिटिव सेल्स के बारे में भी पता लगाया जाता है। कैंसर रिसर्च में नॉर्मल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन कैंसर सेल में कैसे होता है, यानी कि रेडिएशन के थ्रू हुआ है या किसी केमिकल के थ्रू हुआ है या किसी वायरस के थ्रू हुआ है या कोई म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल है वो किसी कैंसर सेल में ट्रांसफ़र हुई है। तो इन सारी जो स्टडी है जो कि कैंसर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है,
ये सारा कैंसर रिसर्च में आता है। और सेल कल्चर द्वारा ही हमें पता चल सकता है कि कैसे कोई सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हुआ है, उसका टेस्टिंग करके या उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे हमने ट्यूमर सेल्स की बात की थी कि कैसे ट्यूमर सेल्स फॉर्म होती हैं, कैसे उसके लिए ड्रग का इन्वेंशन किया जाए, ये सारी चीज़ें। साथ ही जीन थेरेपी में भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि जब सेल कल्चर किया जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसका जेनेटिक मटीरियल, उसके जीन कौन सा फंक्शनेबल है नहीं है, इन सारी चीज़ों की भी स्टडी होती है। साथ ही कुछ जीन का रिप्लेसमेंट करके, यानी कि सेल में कुछ जीन का रिप्लेसमेंट करके सेल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। वहीं इम्यूनोलॉजिकल स्टडी, यानी कि हमने बात की थी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होना या एंटीबायोटिक्स का बनाना, ये सारा इम्यूनोलॉजिकल स्टडी है। अब हम इसका यूज़ जैसे करते हैं इम्यून सेल्स बनाने में, यानी कि साइटोकाइंस हुए, लिम्फाइड हुए, इन सारी चीज़ों को बनाने में, यानी कि किसी सेल को किसी वायरस से या किसी डिसीज़ कॉजिंग एजेंट से उसे इन्फेक्ट कराया जाता है, तब वह सेल जो प्रोड्यूस करती है एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज़, उनका फॉर्मेशन होना या उनमें कितने सारे जो है नेचुरल किलर सेल्स या बी सेल टी सेल का फॉर्मेशन होना, इन सारी चीज़ों की भी स्टडी की जाती है। यदि अदर एप्लीकेशन की बात की जाए तो आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी सेल कल्चर का यूज़ किया जाता है, यानी कि सेल लाइन द्वारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाकर जो एम्ब्रियो होता है उसमें इंसर्ट कराया जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेल कल्चर के या एनिमल सेल कल्चर की है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ जो है अभी तक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।